मैं सतीश सोलर कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 की सारी चीज़ों को पढ़ा था। आज हम शुरुआत करने वाले हैं दूसरे चैप्टर की। दूसरे चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीज़ों के विषय में आपको बता देना चाहूँगा। देखिए, इस चैप्टर में हमें यौगिक के रिलेटिव चीज़ों के विषय में अध्ययन करना है। जैसे यौगिक किसे कहते हैं, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। मतलब इस डिफिनेशन का ये है कि अगर हम दो पदार्थ लेते हैं तो उनका अनुपात निश्चित होना चाहिए, तभी किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण होगा। किसी भी अनुपात में मिला देने से उस पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, H2 प्लस O2 से जल बनता है। H2 प्लस O2 के मिलने से जल बनता है, लेकिन इसमें देखिएगा, आप संतुलित करेंगे तो पाएंगे कि देखिए H इधर 2 है, इधर क्या है 2 है, O इधर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है 1 है। जब हम इसे संतुलित करते हैं तो देखिए O को संतुलित करने के लिए आगे 2 बढ़ा देते हैं, और इधर H को देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, H 2 दूना 4 है और यहाँ H कितना है 2 ही है, तो आगे 2 कर देते हैं। इस प्रकार जब हम संतुलित करते हैं तो पाते क्या है कि हाइड्रोजन कितने भाग होना चाहिए 2, और ऑक्सीजन कितने भाग होना चाहिए। देखिए, इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब 1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जब 2 संबंधी 1 रहेगा तभी जाकर जल बनेगा, और जल के बनने की संख्या कितनी होगी, उसके अणुओं की संख्या 2। अर्थात हाइड्रोजन का 2 भाग या 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 भाग या 1 आयतन से जब क्रिया करता है तो 2 भाग या 2 आयतन किसे बनाता है, जल को। आई बात समझ में। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो यौगिक होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिलने से बने होते हैं। अब यहाँ पर बात कुछ और हमने करनी है। तो देखिएगा, जो दूसरा चैप्टर है वो है आपका अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार लवण के विषय में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो पहले हम जान लेते हैं कुछ चीजें, अम्ल क्षार और लवण। देखिए, वैज्ञानिक लेवासियो और डेवी ने सबसे पहले यौगिक को 3 भागों में बांटा था। वो 3 भाग कौन कौन से थे, तो पहला था अम्ल, दूसरा था क्षार और तीसरा क्या था, लवण। किसने बांटा था भाई, लेवासियो और डेवी नाम के वैज्ञानिक ने। कितने भागों में, 3 भागों में, अम्ल क्षार और लवण के विषय में। अब इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं उसे देख लेते हैं। तो पहली हमारी टॉपिक होगी अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल प्रारंभिक विचारधारा के अनुसार उन सभी पदार्थों को कहा जाता था जो स्वाद में कैसे होते थे, खट्टे। जैसे आम हो गया, इमली हो गई, संतरा हो गया, इन सब में जो खट्टे पदार्थ पाए जाते थे उसी को हम क्या कहते थे, अम्ल कहते थे। क्षार किसे कहते थे, तो क्षार के विषय में पहली विचारधारा जो थी वो ये थी कि क्षार स्वाद में कसैले या कड़वे होते हैं। आपने भी देखा होगा, करेले का जूस या कोई हम सब्जी को उस तरह खाते हैं कच्चे तौर पर, तो कैसी लगती है हमें स्वाद में, कसैली लगती है। तो उसमें कौन सा पदार्थ होता है, क्षार होता है। क्षार के विषय में एक और विचारधारा ये है कि क्षार क्या होते हैं, छूने पर मुलायम लगते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे। साबुन को आप देखिएगा, साबुन में क्षार होता है तो साबुन भी आपको कैसा लगेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट। लवण क्या होता है, तो लवण देखिए, ये ऐसा पदार्थ होता है जो इन दोनों के मिलने से बना होता है। मतलब लवण में दोनों के गुण होते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा था, क्षार का स्वाद कसैला था, और लवण का स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। आई बात समझ में। तो अम्ल हो गया खट्टा, क्षार हो गया कसैला, जब दोनों के स्वाद मिलते हैं तो वो कैसा हो जाता है, नमकीन। तो ये प्रारंभिक विचारधारा थी, इसीलिए हम इसके विषय में यहाँ पर अध्ययन नहीं करेंगे। जो वर्तमान में आपके चैप्टर में प्रचलित विचारधारा है वो है आयनन सिद्धांत के आधार पर। आयनन सिद्धांत के आधार पर। अब ये आयनन सिद्धांत क्या होता है और इसे किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसके विषय में मैंने आपको बताया था क्लासेस के दौरान कि आरहेनियस नामक एक वैज्ञानिक थे। आरहेनियस नामक वैज्ञानिक ने आयनन सिद्धांत की विचारधारा दी थी। इन्होंने कहा था कि अगर कोई पदार्थ है, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, AB,
अगर ये किसी कारण, अक्सर तो जल में ही घुलने पर आयनित हो जाते हैं, तो मान लीजिए किसी कारण ये अपने आयनों में क्या हो, टूट जाए। मैंने क्या कहा, ए भी कोई पदार्थ है और ये आयनन होने पर क्या करे, एक धन बना ले और एक ऋण बना ले, तो इसी चीज को हम कहते हैं क्या, आयनन। और इसका अध्ययन जिस सिद्धांत में किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, आयनन सिद्धांत। इस विचारधारा के अनुसार जो है अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा दी गई है। देखते हैं आयनन सिद्धांत के अनुसार अम्ल और क्षारक और लवण की परिभाषा। किस सिद्धांत के अनुसार, आयनन सिद्धांत के। तो अम्ल किसे कहते हैं, तो इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो आयनन पर क्या देते हैं, H+ देते हैं। मतलब हम जब पदार्थों को जल में घोलें और जो पदार्थ क्या दे दे आपका H+, उसी को हम क्या कहेंगे, अम्ल। H+ देते हैं उसे भी हम अम्ल कहते हैं, और जो प्रोटॉन देते हैं उन्हें भी क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। दरअसल H+ को ही किस नाम से जाना जाता है, प्रोटॉन के नाम से। आइए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए HCl है, यह आपका एक प्रकार का अम्ल है। अब जब हम इसका आयनन कराते हैं, जब इसे हम जल में घोलते हैं, तो ये किस में बदल जाता है, H पर प्लस और Cl पर माइनस। देखिए यहाँ पर प्रोटॉन है कि नहीं है ना, H+ को हम प्रोटॉन कहते हैं, तो यहाँ पर है ना। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, H2SO4। जब हम इसका आयनन कराते हैं तो इसमें भी H+ बनता है और HSO4 पर एक माइनस बनता है। देखिए यहाँ भी प्रोटॉन है, अगर फिर इसका आयनन करें किसका, HSO4 पर एक माइनस का, तो देखिए इससे भी क्या आपको प्राप्त होगा, प्रोटॉन ही प्राप्त होगा। तो इससे ये पता चलता है कि वे पदार्थ जो आयनन पर क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। आइए अब देख लेते हैं क्षारक। क्षारक किसे कहते हैं, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्षारक उन पदार्थों को कहा जाता है जो आयनन पर या जलीय विलयन में अपने कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। मतलब वे पदार्थ जो आयनन पर या कह सकते हैं जलीय विलयन में घोले जाने पर क्या देते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्षारक। अब क्षारक का एग्जाम्पल देख लेते हैं, NaOH। अब NaOH को जब हम जल में घोलते हैं तो ये बनाता है Na पर प्लस और प्लस OH माइनस, तो यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल आयन उत्पन्न हो रहा है, तो इसीलिए NaOH क्या है, आपका क्षारक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, KOH। जब KOH को जल में घोला जाता है तो K पर बन जाता है प्लस और OH पर बन जाता है माइनस। तो इस प्रकार देखिए NaOH और KOH दोनों ही आयनन पर क्या दे रहे हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन दे रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या है, क्षारक है। हाँ, एक बात का और ध्यान दीजिएगा, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते। मैंने क्या कहा, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते। जो क्षारक जल में विलय होते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते, जो क्षारक जल में विलय होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो आप यहाँ पर एक बात समझ सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक हो जाएंगे लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होंगे। फिर से समझिएगा, मैंने कहा कि क्षार जल में विलय होते हैं लेकिन सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी क्षार जो होते हैं वो क्षारक हो जाएंगे लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि हम लवण किसे कहते हैं, तो लवण को देख लेते हैं। भाई अम्ल और क्षार हमने पढ़ लिया है, तो अब किसकी बात की जाए, लवण की। तो इस सिद्धांत के अनुसार लवण हम उन पदार्थों को कहते हैं जो अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया से बनते हैं। जब अम्ल क्षार मिलते हैं तो जो पदार्थ बनते हैं उसे हम लवण कहते हैं। और एक बात ध्यान में भी रहे कि जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो इनसे लवण के अतिरिक्त जल भी बनता है। कौन सी चीज बनती है भाई, जल बनता है। तो जल बनता है तो जल की बात समाप्त कर दी जाए, तो जो जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसी को हम लवण कहते हैं। फिर से समझिएगा, लवण हम उसे कहते हैं जो अम्ल एवं क्षार के परस्पर संयोग से जल के अतिरिक्त बने, उसी को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार परिभाषा तीनों की एक बार फिर से मैं बता देता हूं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं।
क्षारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH- अर्थात हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। लवण कौन से पदार्थ होते हैं? तो जो अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया से जल के अलावा जो पदार्थ बनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। इसका उदाहरण भी यहीं पर देख लेते हैं। इसका उदाहरण देखिए, मान लीजिए हमने ले लिया क्या आपका HCl एक अम्ल, और क्षार में ले लिया आपका क्या NaOH। तो यहाँ पर होता क्या है, इसका Na इस Cl से जुड़ जाता है तो बना लेता है NaCl प्लस। अब देखिए इसका H और इसका OH मिलकर बना लेते हैं H2O। तो मैंने क्या कहा था, अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया से जल के अलावा, मतलब इस जल के अलावा जो पदार्थ बनता है तो हमारा क्या बना था NaCl। तो NaCl हमारा क्या है? लवण है। और NaCl का नाम तो आपको पता ही होगा, इसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। एक और एग्जांपल यहीं पर देख लीजिए। मान लीजिए आपने अम्ल में क्या ले लिया H2SO4, क्षार में आपने ले लिया KOH। अब इसकी जब हम क्रिया करवाते हैं तो इसमें बनता है K2SO4 और प्लस बनता है जल। तो भाई जल को तो छोड़ देना है, हमें जल की तो बात करनी नहीं है। तो इस क्रिया में जो जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बना है वही आपका क्या है? लवण है। आगे बात समझ में? संतुलित मैंने नहीं किया है, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 2। अब ये रिएक्शन कैसा है? संतुलित है। ये समीकरण है आपका संतुलित हो चुका है। तो इस प्रकार हमने आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा जानी। उम्मीद है आपको आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।